हाय फ्रेंड्स, किताबें में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जाना हर्ष हीरो बन गया मुंबई जाके और उसकी नई प्रेम कथा भी शुरू हो गई। वर्षा का क्या? वर्षा तो दिल्ली में ही है, लेकिन अब कौन सा मोड़ आएगा उसकी ज़िंदगी में, चलिए जानते हैं। जिंदगी एक उलूल जुलूल नाटक। वर्षा के साथ और उसके आसपास जो घट रहा था वह तर्क से परे था। कहीं कोई तारतम्य या एक सूत्रता नहीं थी। उसे लग रहा था जैसे वह एब्सर्ड नाटक जी रही हो। श्रीमती सहगल ने खेद की मुस्कान से कह दिया, वर्षा, महंगाई बढ़ गई है। बरसाती हम दूसरी किराएदार को देने को मजबूर हैं जो 300 किराया देगी। वर्षा को काटो तो खून नहीं। अभी 1 ही साल हुआ था। महंगाई की काट के लिए उसी की बरसाती रह गई थी। क्या उसके अप्रत्याशित अवमूल्यन के पीछे हर्ष के डैडी का असामयिक निधन है? वर्षा का मन सुन्न होने लगा। प्रभावशाली पिता के अनुपस्थित हो जाने से हर्ष एवं परिवार का तो अभी स्थूल दुख देखने की नौबत नहीं आई, लेकिन देखते देखते उसके सिर से साया हट गया। ऐसा गली में उसका वीआईपी अवस्था के बावजूद हो रहा था। दिल्ली दूरदर्शन से हंसनी का प्रसारण हुआ था। कल हमारा है नामक युवा कार्यक्रम के अंतर्गत विविध नाट्य दृश्यों के लिए उसका साक्षात्कार भी दिखाया गया था, जिसके बाद गली के लोग, विशेषकर महिलाएं और बच्चे, उसे मुस्कान देने लगे थे। सहगल परिवार जो अतिथि आता उसे मिलवाया जाता, इसके बावजूद उसे अल्टीमेटम दे दिया गया। वर्षा को व्यक्तिगत बेदर्दी से ज्यादा ग्लानि कला के असम्मान पे हुई। ऐसी संवेदनशील भावप्राण अभिनेत्री के साथ ऐसा टुच्चा व्यवहार। रात भर वर्षा करवटें बदलती रही। विराटनगर में यह बरसाती उसके लिए लाल किले से कम नहीं थी। इसे छोड़कर वह कहाँ जाएगी? किराया वह थोड़ा सा बढ़ा सकती थी। उसे 650-950 के वेतनमान में बी ग्रेड मिल गया था, पर किशोर बिजली के घरेलू उपकरणों की मरम्मत का कोर्स करने कानपुर चला गया था और वर्षा उसे 100 रुपया महीना भेज रही थी। महादेव भाई का तबादला इटावा हो गया था। कई सालों के बाद पिता ने उसे सीधे पत्र लिखा था। महादेव ने तो कहा है कि घर की सहायता करते रहेंगे, पर क्या कर पाएंगे यह तो समय ही बताएगा। छप्पर की लकड़ी की पहचान भादों में ही होती है। मैं किसी को दोष नहीं देता। पूर्व जन्म के कर्म जो कुछ दिखाएंगे भुगतना होगा। वर्षा ने थोड़ा सोच विचार करके 50 रुपए का मनी ऑर्डर उन्हें भेजना शुरू कर दिया था। अब फिर कुछ अतिरिक्त आय जरूरी थी। उसने कुछ घंटे साहित्य अकादमी पुस्तकालय में लगाकर 2 कहानियां छांटी थी और 4 दिनों में एक अनुवाद पूरा करके प्रवाह में दे आई थी। उसने जिस शाम को दूसरा अनुवाद शुरू किया था, 14/14 छोड़ने का आदेश मिल गया था। चिंता और अनिद्रा के तनाव से करवटें बदलते हुए वर्षा क्लांत हो गई। बोझ ऐसा गहन सर्वग्रासी था कि उसे रोना आ गया। तकिए में मुंह छिपाए वर्षा से सकती रही, अपनी मजबूरी पे, अपने अकेलेपन पे, अपनी कलात्मक आकांक्षाओं पर। दूसरे दिन वर्षा ने अपने सहयोगियों व मित्रों से बात की। कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला। स्नेहलता चतुर्भुज ने किसी रेलवे क्वार्टर में एक कमरे का बंदोबस्त हो सकने की आशा दिलाई, पर क्वार्टर में किसी अपरिचित के साथ जिंदगी बांटना वर्षा को शुरू से अप्रिय था। वर्षा, तुम एकदम यहाँ आ जाओ, इट्स एन इमरजेंसी, शाम को रिपटरी में सुकुमार ने फोन पे कहा। ऑटो में निजामुद्दीन की ओर बढ़ते हुए वर्षा उलझन में रही। सुकुमार ने अपनी बात कहकर फोन रख दिया था। रीटा को रिपटरी में अप्रेंटिस फेलोशिप मिली थी। उसे अभिनेत्री के रूप में फिर से सक्रिय हो पाने पर बेहद पुलक थी। नया सत्र शुरू हुआ 1 हफ्ता भी हो चुका था। रीटा बीमार माँ को देखने चंडीगढ़ गई थी। रोजाना रिपटरी में उसका फोन आता था। कंपनी का एक समूह मालविकाग्नि मित्र की रिहर्सल शुरू करने वाला था। सूर्यभान ने रीटा से कहा था वह मालविका कर रही है। कल रीटा ने वर्षा को घर पे फोन किया था। वह कल सुबह दिल्ली लौट रही है और 10 बजे तक रिपटरी पहुंच जाएगी। सुकुमार गेट पे खड़े थे, चेहरा उतरा हुआ था। पैसे देकर वर्षा मुड़ी। क्या बात है? रीटा बहुत नाराज है। उसने दोपहर से अपने को बेडरूम में बंद कर रखा है। सुकुमार की सूखी आवाज तनाव से लरज गई। हुआ क्या? सुकुमार ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे अभी रो पड़ेंगे। मेरा प्रमोशन और ट्रांसफर हो गया है दार्जिलिंग। मैं ब्रांच मैनेजर बन गया हूँ। सुकुमार अपराधी के भाव से बोले। फर्निश्ड बंगला और कार मिलेगी। अभी तो जो वेतन मिल रहा है उसे दुगने से भी ज्यादा। पर्क्स भी खूब है। ऑर्डर 3 दिन पहले मिल गया था। आज सुबह मैंने रीटा को बताया। याद करते हुए सुकुमार का चेहरा फिर निचुड़ गया। उसे जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। उसने चाय का कप मारकर पेंटिंग का फ्रेम तोड़ दिया, गुलदस्ता चकनाचूर कर डाला। पल भर ही चक्कर बोले, और देखो, उनके गले पे नाखून के खरोच के निशान थे। रीटा, वर्षा ने शयन कक्ष के सामने आ नरमी से पुकारा। कुछ क्षणों की चुप्पी रही।
किशोरी आया बैठक के कोने में बच्चे को लिए सहमी खड़ी थी। बच्चा धीमे सुर में रोए जा रहा था। दरवाजा खोलो रीटा, वर्षा को जोर से बोली। मुझे अकेला छोड़ दो, रीटा चिल्लाई। आधे मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, फिर चली जाऊंगी। फिर मौन रहा। सुकुमार छोटे कदमों से चुपचाप पास आए, हिचकते हुए बोले, देखो वर्षा कैसी भागती हुई आई है। सुकुमार का वाक्य पूरा नहीं हो पाया था कि दरवाजे पे कांच की कोई बड़ी चीज टकराई और झन्नाकर टूट गई। जग रहा होगा। शट अप यू बिग शॉट, यू कैरियरिस्ट, यू हस्बैंड, रीटा दहाड़ी। वर्षा और सुकुमार की नजर मिली। उसने सुकुमार को हट जाने का संकेत किया। वह पिटे हुए पिल्ले की तरह बैठक के दरवाजे पे चले गए। रीटा, तोड़फोड़ करने से समस्या सुलझ जाएगी, वर्षा ने पूछा। तुम जाओ यहाँ से, रीटा ने डपटा। बच्चे के रोने की लय बढ़ गई। वर्षा के इशारे पे आया पास आई। वर्षा ने बच्चे को बाहों में लेकर पुचकारने की कोशिश की। हाय, कितने बड़े बड़े आंसू राजा बेटे की आंखों में। दरवाजे के निकट रीता की आहट सुनाई दी। शायद कान लगाकर सुन रही थी। वर्षा दरवाजे के ठीक सामने फर्श पे बैठ गई, दीवार से टिक लगाकर। तेरी माँ का दिल पत्थर है, उसने जोर से कहा। बच्चा फिर रोया। आया दूध की बोतल लेके आ गई। वर्षा ने निप्पल बच्चे के मुंह में देने की कोशिश की तो उसने रोते हुए मुंह अलग हटा लिया। वर्षा उसे थपथपाते हुए पुचकारने लगी। यह तो राजा बेटा है, यह तो कहना मानता है। अचानक जोर से शयन कक्ष का दरवाजा खुला। रीटा के बाल बिखरे थे, आंखें दहकती। तुम क्यों मुझे सताने पे तुली हो? रीटा बिफरी। सता कौन रहा है, पहले इसका फैसला हो जाए, वर्षा ने समतल स्वर में कहा। रीता भी लगती हुई मुड़ी और सहसा ड्रेसिंग टेबल में माथा पटक दिया। 3 पल्लों के शीशों में से एक झन्नाकर टूटा। जब तक वर्षा बच्चे को फर्श पे छोड़ के लपके, तब तक रीटा पल्ले पे 2 बार सिर मार चुकी थी। रीटा ने एक झटके में अपने को बंधन मुक्त कर लिया और लहूलुहान माथे को फिर नीचे मारा। रक्त की 3-4 लकीरें उसके चिबुक तक बह आई। सुकुमार, वर्षा रीटा का हाथ पकड़ती हुई चिल्लाई। साहब, आया के मुंह से रुलाई फूट पड़ी और उसने दौड़कर बच्चे को उठा लिया, जिसके रुदन की लय तेज हो गई थी। रीटा ने फिर अपने को छुड़ाने की कोशिश की, पर इस बार वर्षा की पकड़ मजबूत थी। छोड़ो मुझे, बेवकूफ, बेशर्म, उसका मुंह नोचते हुए रीटा चीखी। जीने पर सुकुमार की व्यग्र आहट सुनाई दी। वर्षा शाम को करोल बाग में ही 2 जगह देकर लौटी थी। पूसा रोड की बरसाती अच्छी थी, पर किराया 350 बताया गया था। बीडनपुरा के छोटे से मकान में एक छोटा सा कमरा था। 5 व्यक्तियों का परिवार, जिसमें 3 लड़के थे। गुसल खाना सामान्य था। किराया 300 से कम नहीं। वर्षा चाय का प्याला लिए निढाल सी बैठी थी। कुछ ही समय पहले जो दिल्ली बिल्कुल निजी लगती थी, अब बेगानेपन की रंगत ले चुकी थी। मेरा क्या होगा, उसने सोचा। दीदी, हम आए। जीने के दरवाजे से पिंकी की आवाज़ सुनाई दी। वर्षा ने निगाह उठाई। पिंकी के पीछे सतवंती भी खड़ी थी। आइए, वर्षा ने उठते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। सतवंती हमेशा की तरह थोड़ी सुकचाती हुई अंदर आई। हाथ की फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, एक लेसन हो गया है, आप जरा देख लेंगी? वर्षा टाइप किए हुए पन्ने पढ़ने लगी। पल्लू से कंधे ढके सतवंती सामने सिमटकर बैठ गई। पिंकी उनसे लगभग चिपक कर बैठी। शुरू में महीने भर सतवंती से उसकी सिर्फ नमस्ते होती थी। पहली दिवंगत पत्नी की संतान होने के नाते श्रीमती सहगल के लिए वह अस्वीकार्य थी। फिर पति द्वारा त्याज्य होने के बाद यहाँ आने की व्यवस्था में वह तिरस्कृत हो गई थी। दुर्भाग्य के दोहरे प्रहार ने सत्यवंती को कारुणिक ढंग से दयनीय बना दिया था। महीने भर बाद वह एक टाइप की हुई रिपोर्ट लेकर झिझकते आई। वर्षा जी, माफ कीजिए, आपको तकलीफ दे रही हूँ, जरा आप स्पेलिंग की गलतियां बता देंगी? उसी हफ्ते रिपटरी में स्क्रिप्ट की अशुद्धियों को लेकर कलाकारों ने विटंडा किया था। सूर्यभान से बात करके वर्षा ने सतवंती को स्टेंसिल दिए और पूरे आलेख को उसके साथ बैठकर पढ़ दिया। सतवंती ने हफ्ते भर में स्टेंसिल टाइप कर दिए। गलतियां 9-10 हुई थी, जिन्हें वर्षा के बताने पे ठीक कर दिया गया। सूर्यभान नियमित रूप से सतवंती के लिए काम देने लगे। कुछ दिनों बाद वर्षा सतवंती को लेकर आज समाज रोड के नालंदा कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई। वहां के एक अध्यापक श्री अरोड़ा से श्री राम सेंटर में भेंट हुई थी। उन्होंने विद्यार्थियों को दी जाने वाली अध्ययन सामग्री के कुछ पाठ तैयार करवाने शुरू कर दिए। शादी से पहले सतवंती ने प्राइवेट तौर पे बीए किया था, पर स्वभाव और फिर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उसमें आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। जरा सी बात पे टप टप उसके आंसू बहने लगते थे। अपनी लगन तथा वर्षा के निर्देश एवं प्रोत्साहन से सतवंती की हीन भावना छिन्न हुई। टाइपिंग मशीनों के सदुपयोग से सहगल परिवार भी प्रसन्न हुआ, विशेषकर श्रीमती सहगल।
हर महीने सतवंती को दिए जाने वाले खर्च में कटौती की सुविधा हो गई थी। ठीक किया है आपने, पेंसिल उठाते हुए वर्षा बोली। 7 पन्ने में सिर्फ 2 गलतियां हैं, एक तो ओरिजिनल में हमें हल गलत है, सत्यवंती ने कहा। कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर हैं बेचारे, वर्षा मुस्कुराई। फाइल लेने के बाद सतवंती उठी नहीं, कुछ क्षण चुप्पी रही। मम्मी से कहिएगा मैं जगह ढूंढ रही हूँ, आखिर वर्षा बोली। 30 तारीख तक खाली कर दूंगी। सतवंती ने अबूझ भाव में उसे देखा। क्या आपको नहीं मालूम, मुझसे बाती खाली करने के लिए कहा गया है। देखते देखते सतवंती की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मेरे जैसी नसीब जली चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वर्षा को एकदम शाहजहांपुर की अपनी मनोदशा याद आई, जब दिव्या के जाने की सूचना पाकर उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। माँ के आंसू देखकर पिंकी तत्काल रुआंसी हो गई। मैं तो आपसे यह कहना चाहती थी कि आज मैंने राजमा चावल बनाए हैं, खाना हमारे साथ ही खाइए, सतवंती ने पल्लू के कोने से आंखें पोंछते हुए कहा। रविंद्र भवन के प्रांगण में खड़े हुए वर्षा ने घड़ी देखी। 5:01 हुआ था। वह 4:45 बजे पटरी से निकल आई थी। सोचा था मंडी हाउस स्टॉप से निजामुद्दीन के लिए बस ले लेगी, रीटा को देखना जरूरी था। यूं सुकुमार ने फोन पे बता दिया था। अब जख्म भी ठीक है और मनः स्थिति भी। रविंद्र भवन की कला दीर्घा से निकलते हुए चित्रकार असीम मिल गए। उनसे बात करके वह आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से कल्याणी ने पुकारा, तुम्हारा फोन आया था। के साथ एक पुर्जा उसे थमाकर वह बाहर दौड़ गई, जहां उसके प्रेमी विनायक सिंधे स्कूटर चालू किए खड़े थे। वर्षा को हाथ हिलाते हुए वह पीछे की सीट पे बैठी और ओझल हो गई। शिवानी 5:05 पर तुमसे रविंद्र भवन के बाएं गेट पे मिलेगी। वर्षा ने ध्यान से नाम देखा। नहीं, शिवानी ही लिखा था। शिवानी और उससे मिलेगी? क्यों, किस लिए? कुछ नहीं लिखा था। बाएं गेट पे। बाएं से क्या मतलब? रविंद्र भवन में घुसते हुए बायां या रविंद्र भवन से निकलते हुए बायां? अब वह कहाँ प्रतीक्षा करे? नेपाली दूतावास वाले गेट पे या मंडी हाउस स्कूटर वाले स्टैंड पे? तारीख भी नहीं है। यह भेंट कहीं कल के लिए तो नहीं? और शिवानी ने यह कैसे समझ लिया कि वह खाली बैठी रहे? 4:50 पे फोन किया कि 5:05 पर मिल जाओ। कैसे मिल जाओ? निजामुद्दीन में महान अभिनेत्री को देखने नहीं जाना है उसे? हिंदुस्तानियों को जीने का सलीका कभी नहीं आएगा, वर्षा ने झुंझलाहट में सोचा। वर्षा, तुम यहाँ खड़ी हो। पीछे से डांट सुनाई दी। 5 मीटिंग है। वर्षा मुड़ी शशांक खड़े थे। मीटिंग? तुमने श्रीराम सेंटर में नोटिस नहीं देखा? उन्होंने फिर डांटा। कैसा नोटिस? पागल की तरह मेरी बात दोहराओ मत। उनका स्वर आक्रामक था। चांदनी चौक में हमारे स्ट्रीट प्ले को बीच में ही रोककर गुंडों ने हम पे हमला किया। कॉरपोरेशन के चुनाव के कारण सत्तारूढ़ दल विपक्ष का मुंह बंद कर देना चाहता है। प्रजातंत्र में दिन दहाड़े अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का गला घोटा जा रहा है। एक कलाकार होने के नाता तुम्हारा कर्तव्य है कि कला और संस्कृति के महान मूल्यों के लिए आवाज उठाओ। कला और संस्कृति के सतत प्रहरी होने के नाते तुम्हें यह चाहिए कि भाड़ में गई कला और संस्कृति। वर्षा ने अपना क्रोधित स्वर सुना। कला और संस्कृति के लिए अपनी आवाज उठाने से पहले मैं पूछती हूँ, तुम्हारी कला और संस्कृति ने मेरे लिए क्या किया? तुम्हारी कला और संस्कृति को पहले यह चाहिए कि मुझे दिल्ली में सस्ती बरसाती दिलाए। यू आर ए गॉन केस। आक्रोश के साथ शशांक आगे बढ़ गए और सिर दर्द की पहली तीखी तड़प ने वर्षा को बेहाल कर दिया। ऐसा लगा जैसे मूंछ की खुरदरी रस्सियों के नाक पास ने जकड़ रखा है। माथे पे पसीने की बूंद छलछला आई और टांगे कांपने लगी। तभी दर्द की दूसरी लहर ने उसे झिंझोरा। उसने सहारे के लिए हाथ बढ़ाया पर कुछ नहीं था वहां। वह घिसटती सी कुछ कदम आगे बढ़ी और लड़खड़ाती सी लॉन पर धम से बैठ गई। सामने के मंजर में जहां तहां अंधेरे धब्बे भर गए। आंखें बंद हो गईं और दांत कसकर उसने चक्कर के आघात को झेलने का यत्न किया। पल भर को यह भी विस्मृत हो गया कि वह कौन है, कहाँ है। बंद आंखों के पार पहले चिड़िया की मध्यम चहचहाट सुनाई दी, फिर एक कोमल स्वर, वर्षा तुम ठीक हो ना? वर्षा ने आंखें खोली तो शिवानी झुकी हुई थी। क्या हुआ? सिर दर्द से चक्कर आ गया था। वह उठने को हुई तो शिवानी ने हाथ बढ़ाया। वह सहारा लेकर खड़ी हो गई। शिवानी ने सफेद प्रीमियर पद्मिनी का दरवाजा खोला। वर्षा धीरे धीरे बैठ गई। शिवानी ने बगल की सीट पे आके पर्स खोला और कुछ ढूंढने लगी। हाँ है। उसने सिर दर्द की 2 टिकियां बढ़ाई। उसके संकेत पे शिवानी ने मंडी हाउस के चायघर के सामने कार रोकी। छोटू तुरंत 2 गिलास लेकर पानी ले आया। वर्षा ने दवा खाई और ठंडे पानी के छींटे मुंह पे मारे। एकाएक जी चाहा कि तुमसे मिलो। शिवानी का स्वर धीमा था, जैसे अपने आप से ही कह रही हो। कार की गति तेज थी। सपाट सड़क पर फिसलती जा रही थी। दोनों ओर के कांच गिरे थे। हवा के ठंडे झोंके आंख में शौली सी खेल रहे थे। वर्षा को अजीब सी अनुभूति हुई। लगा वह इस दृश्य का हिस्सा नहीं, वह कहीं बैठी है और इस दृश्य को जैसे पर्दे पे देख रही है। अब कैसा महसूस हो रहा है? शिवानी ने एक पल उसे देखकर फिर निगाह सामने फेर ली। बेहतर। गति सचमुच तेज थी पर शिवानी के हाथ सधे हुए थे। डर लग रहा है। शिवानी हंसी। कानों के बड़े बड़े कुंडल हिले। वर्षा मुस्कुराई। अगर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बेजान पाए जाएं
तो मंजर कैसा दिलकश होगा, है ना? शिवानी फिर हंसी। सचमुच, वर्षा ने कहा, सचमुच मुझे तमाम तनावों से एक साथ निश्चित मुक्ति मिल जाएगी। मैं बताऊंगी नहीं कि तुम्हें कहाँ ले जा रही हूँ, शिवानी रहस्य के स्वर में बोली। मैं पूछूंगी नहीं, वर्षा मुस्कुराई। क्यों? यह शाम तुम्हारी है। शिवानी का स्वर अर्थ भरा था। मैं जो चाहूं करूं, तुम सवाल नहीं करोगी। सवाल कर सकती हूं पर ऐतराज नहीं। क्यों? यह मुलाकात तुम्हारी मर्जी से हुई है। शिवानी मुस्कुराई। तभी एक टोयोटा ने ओवरटेक कर लिया। आगे की सीट पर दो लड़के थे। एक ने पद्मिनी की दिशा में वी का संकेत किया। शिवानी ने दो छोटे छोटे हॉर्न देकर प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। अगले कुछ मिनटों में वर्षा ने दो परस्पर विरोधी भावनाओं का अनुभव किया। कार की गति बढ़ने के साथ उसका जीवन मुंह थरथरा गया। जब आसपास की गाड़ियों की कुछ 1 इंचों के फासले से शिवानी ने पीछे छोड़ा तो वर्षा का वीतराग पक्ष हल्के से मुस्कुराया। इस दौरान शिवानी की निगाह बराबर सड़क पे थी और उसके चेहरे पर जरा सी मुस्कान के साथ कुछ कुछ आशंका जगाने वाली एकाग्रता थी, जैसे वह घने जंगल में कई दिनों की भूखी शेरनी हो और उसने कुलाचे मारते हिरन को देखकर अपने नथुने फुला लिए हों। पता नहीं गंतव्य क्या था, पर शिवानी टोयोटा के पीछे रिंग रोड पर मुड़ गई। आश्रम के चौराहे पे बत्तियों का रंग बदलने से पहले शिवानी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि एक ऑटो से टक्कर होते होते बची। वर्षा ने आंख बंद कर ली और ईश्वर को याद किया। मित्रों, कहा सुना माफ करना। शिवानी के लंबे हॉर्न पे वर्षा ने आंखें खोली। वह पीछे छूट गई टोयोटा को वी का संकेत दे रही थी। बोलो क्या पियोगी? यह ग्रेटर कैलाश के सुसज्जित बंगले का ड्राइंग रूम था। वर्षा सफेद कवर चढ़े सोफे पर बैठी थी। ऊपर आलोक शेडेलियर था जिसकी लड़ियां बंधनवार सी चमक रही थी। वर्षा को अपनी समकालीन प्रबल चिंता की धुंधली से याद आई। शिवानी ने बता दिया था आजकल उसका निवास यहीं है। यह मम्मी की विरासत है। मम्मी डैडी लोधी रोड के एक सरकारी बंगले में है। बाहरी गेट पे चौकीदार था जिसने गेट खोला था। नौकरानी को मैंने आज छुट्टी दे दी है, शिवानी ने अर्थ भरी मुस्कान से कहा। जो तुम पिलाना चाहो, एक ऑन दी रॉक्स दूं, सिर का भारीपन दूर हो जाएगा। शिवानी रसोई से बर्फ की डोलची लेके आई और टुकड़े गिलासों में डाले। भारी गुच्छे की एक चाबी से अलमारी खोली, ईगल रेमर की बोतल निकाली और ढालने लगी। चीयर्स। वर्षा ने गिलास ऊपर उठाया, फिर घूंट भरा। नए पेय का उसका पहला घूंट सतर्क और मुआयना करता सा होता था। 1-2 घूंटों में वह निर्णय कर लेती थी कि उसे कितना चौकस रहना है, पर आज 4 घूंटों के बाद भी अनिश्चय बना रहा। शिवानी सामने बैठी थी। उसने सैंडल उतार के पांव कारपेट पे फैला लिए थे। वह स्ट्रेच पैंट के साथ लंबी ढीली बटन डाउन शर्ट पहने थी। कानों के कुंडल का यह जोड़ा उसने पहली बार देखा था। पुराने जोड़े के विपरीत इसमें छोटी सी लटकन थी। कुंडल शिवानी को विशेष रूप से प्रिय है। उसने सोचा, तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? वर्षा ने पूछा। ठीक, काम बढ़ता जा रहा है। ऑफिस का माहौल कैसा है लड़की होने के नाते? शिवानी ने पल भर उसे ध्यान से देखा। थोड़ा मुश्किल सवाल पूछा है तुमने। उसने विचारपूर्ण ढंग से घूंट लिया। पुरुषों का एक वर्ग है जिसे युवा स्त्रीलिंग से आदेश लेने में तकलीफ होती है। कुछ ऐसे नमूने हमारे यहाँ भी हैं। मैं काफी कोशिश करती हूँ कि उनके आह को ठेस न पहुंचे, पर कुछ का आह इतना नाजुक है कि वह सिर्फ मेरे अच्छे प्रदर्शन से ही, जिनका उनसे चाहे कुछ भी संबंध न हो, चटक जाता है। तब संतुलन बनाए रखने में कुछ कठिनाई होती है। शिवानी की विचार पद्धति और वाक्य शैली से वर्षा प्रभावित हुई। मैंने प्रदर्शन शब्द का इस्तेमाल किया है जो बुनियादी तौर पर तुम्हारा क्षेत्र है। शिवानी मुस्कुराई। कुछ पल मौन रहा, फिर शिवानी नीचे मुलायम कारपेट पे बैठ गई। सोफे से टिकी और गुदगुदा कुशन गोद में रख लिया। हर्ष की क्या खबर है? शिवानी उसकी ओर देख रही थी एकटक। दीदी के पास फोन आया था, इसी हफ्ते में शूटिंग शुरू होगी। वर्षा ने सिर्फ सूचना दी, कोई भाव नहीं जोड़ने दिया। हर्ष का एमए अधूरा छोड़ देना मेरे पापा को बुरा लगा। वह हर्ष के डैडी की तरह नहीं जो बच्चों की पसंद में बहुत दूर तक दखल नहीं देते थे। शिवानी मुस्कुराई। वह ऐसे पिता है जो 5 साल के बच्चे के हाथ में उसके पूरे जीवन का मानचित्र थमा देते हैं। समर्थ पिता का अपना दृष्टिकोण होता है। मेरे भाई की व्यावसायिक इकाई है। पापा चाहते थे कि अब थिएटर को छोड़ के हर्ष उसके साथ जुड़े। फिर वह वर्षा की ओर मुड़ी। थिएटर में तुम्हारी दिलचस्पी कैसे हुई? यह एक लंबी कहानी है। वर्षा उदास ढंग से मुस्कुराई। लंबी कहानियां मुझे पसंद है। तुम ऊब जाओगी। आज की शाम मेरी है। वर्षा ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि भरसक बचाते हुए संक्षेप में बता दिया। सुजाता से तुम्हारी अच्छी बनती है ना? एकाएक शिवानी ने पूछा। वर्षा ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे साथ उतना हमवार्ड नहीं है, शिवानी सोचते हुए बोली। मेरे साथ साथ का कारण का भी विश्लेषण कर, जैसे साथ साथ कारण का भी विश्लेषण कर रही हो। पता नहीं क्या हुआ कि अजीब है ना, कभी कभी रिश्ते की स्थिति का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता है। वर्षा फर्श देख रही थी। इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं लगा। पहले हर्ष की मम्मी 100% मेरी थी, अब लगभग आधी रह गई हैं। वह कुछ खिन्न लगी। तुमने कौन सा कूटनीतिक कौशल अपनाया है? क्या कहूँ? वर्षा अटक गई। इसे धर्मयुद्ध समझ लूं और रात के विश्राम में बता दूं कि कल किस तरह से मेरा
वध हो सकता है। शिवानी थोड़ी आत्मलीन रही। लगा नहीं कि उसने वर्षा की प्रवृत्ति बात पर ध्यान दिया है। नाट्य समीक्षक कहते हैं कि तुम्हारी आंखें बोलती हैं, इन्हीं के जरिए बता दो। वर्षा को लगा कि शिवानी हंसी कर रही है, पर वह गंभीर थी। शिवानी, जो तुम पूछ रही हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। मैंने सिर्फ मझधार में अपने को छोड़ दिया है। शिवानी ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर आखिरी घूंट लेकर गिलास खाली कर दिया। कैसी लगी? वर्षा ने फैलाए हाथ हिलाते हुए उड़ने का मुंह अभिनय किया। अपना सिर उसे स्वच्छ निर्मल आकाश सा लग रहा था जहां सुरूर के महीन बादल मंडरा रहे थे। सर दर्द कैसा है? शिवानी ने हंस के पूछा। गायब हो गया। वर्षा भी हंसी, पर अगले ही पल चौंक गई। इसमें हंसने की क्या बात है? शिवानी ने मसालेदार मूंगफली के कुछ टुकड़े उठाए। या मेरी कमजोरी है? और प्लेट आगे बढ़ाई। वर्षा ने कुछ दाने उठा लिए। शिवानी ने दोनों ग्लास भरे। वर्षा ने अपना ग्लास लिया, फिर एकाएक नीचे कारपेट पे ही बैठ गई, शिवानी के बिल्कुल सामने। अब ठीक है, शतरंज के खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया है, उसने सोचा। तुम्हें पता होगा, हर्ष और मैं बचपन के दोस्त हैं। शिवानी ने सीधे उसकी ओर देखा। हाँ, वर्षा भरसक सहज स्वर में बोली। हर्ष ने मेरे बारे में क्या कहा? शिवानी ने पूछा। आक्रामक और तेज युवती विलुप्त हो गई थी, सिर्फ निरीह प्रेमिका बची थी, विवश और सुरक्षित। कुछ नहीं। अपनी तरफ से न कहो, पर तुम्हारे सवालों के जवाब में कुछ तो कहा ही होगा। मैंने कभी पूछा नहीं। क्यों? तुम्हें मेरे बारे में जानने की उत्सुकता नहीं हुई तो पर सीधे पूछना उचित नहीं समझा। शिवानी ने गहरी निगाह से देखा। तुम भावना में एक अधिकार नहीं मानती? क्या मानने से एक अधिकार मिल जाता है? तुम भावना में ईर्ष्यालु नहीं हो? ईर्ष्या जहां से शुरू होगी उस मकाम तक मैं पहुंची नहीं। शिवानी असंतुष्ट लगी। उसके चेहरे पे भूखी शेरनी के सूंघने जैसा भाव उभर आया। हर्ष ने तुम्हें खत लिखा है? वर्षा ने इंकार में सिर हिलाया। लगभग 1 साल हुआ जब वह तुमको लेकर संजीदा होने लगा। मैं समझ गई थी तीसरा व्यक्ति आ गया है, और वह तुम निकली, शाहजहांपुर की सिलबिल। शिवानी ने ठंडी सांस ली। मुझे धक्का सा लगा। किस बात से? मेरे और तुम्हारे सामाजिक वर्ग के अंतर से? हाँ, एक और व्यक्ति के रूप में भी। कोई वजह है कि तराजू के पल्ले पे मैं ऊपर जाऊं? वर्षा ने पल भर सोचा, फिर नाही में सिर हिलाया। पर भावना के क्षेत्र में बहुत कुछ अजीब और अनपेक्षित होता है। शिवानी की उद्धत तर्कशीलता अगले ही पल करुण हो गई। मुझसे ज्यादा बेचैन मेरे पापा हैं। उनका मेरे हाथ में थमाया गया मानचित्र कारगर साबित नहीं हो रहा है। वर्षा चुपचाप एक दीवार के कांच के पैनल को देखती रही, जिसके पार क्यारियों की कतार दिखाई दे रही थी। कब से हर्ष मेरा भावनात्मक रहा है। शिवानी जैसे अपने में डूबी थी। उसको लेकर मैंने तमाम सपने बुने थे। अंतिम शब्द बोलने से पहले उसने विराम दिया। सहसा शिवानी घुटनों पर झुकती हुई उसके बिल्कुल निकट आ गई। वर्षा की चिबुक ऊपर उठाई। तो तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, उसने बिना मुस्कान के कहा। वर्षा हल्के से मुस्कुराई। अचानक अपनी पलक पर शिवानी के होठों का स्पर्श पाया। दृश्य जैसे फ्रिज हो गया। मैंने तुम्हारे ग्लास में साइनाइड मिला दिया है। शिवानी अपनी जगह बैठी मुस्कुरा रही थी। वर्षा को लेकर जो चौकन्ना पर अभी तक उसमें था वह अब छीन लग रहा था। शिवानी के चेहरे के इस भाव को मैं कैसे परिभाषित करूं? वर्षा ने सोचा। यह अब अपने समीप, अपने हाथ की पहुंच की सी सीमा में लगती है। मेरी लाश का क्या करोगी? वर्षा हंसी। मसाला लगाकर अपने पास रखूंगे, जैसे मम्मी रखी जाती है। शिवानी भी हंसी। और तुम्हारे साथ तुम्हारी सारी पसंदीदा चीजें, नाटक, कॉस्ट्यूम्स, रिव्यूज और तुम्हारे एक प्रिय व्यक्ति की तस्वीर। बोलो किसकी? शिवानी चंचलता से मुस्कुरा रही थी। दिव्या की। वर्षा हंसी। शिवानी भी प्रतिक्रिया के रूप में खिलखिलाई। हम लोग कुछ ज्यादा ही हंस रहे हैं, वर्षा ने हंसते हुए टिप्पणी की। जुगलबंदी है, शिवानी अर्थपूर्ण स्वर में बोली। वर्षा शिवानी के नर्म डबल बेड पे बैठी हुई थी। कोने में लैंप जल रहा था। स्टूडियो पे सितारे एवं सरोद के स्वर एक दूसरे से गुथ रहे थे। इस बार वर्षा को और भी गहन रूप से लगा कि वह इस दृश्य का हिस्सा नहीं है, यह किसी और के साथ घटित हो रहा है। इसके अंत में क्या होगा? वर्षा? शिवानी ने लॉन्ग फ्लेइंग रिकॉर्ड की और संकेत किया। ऐसी गहरी अनुभूति हो जाएगी जो कलात्मक प्रतिस्पर्धा से परे है। शिवानी ने ग्लास से घूंट लिया और छोटे कदमों से पैताने तक आ गई। मुझे पापा के यहाँ से एक चीज लानी है, पर वह समय नहीं मिला। शिवानी ने उसकी ओर देखा। पूछो क्या? वर्षा मुस्कुराई। क्या? पिस्तौल। वर्षा हंसी। सिर्फ उसी के न होने की रुकावट है? नहीं। शिवानी निकट आई। अपना ग्लास बगल की मेज पे रखते हुए बिस्तर के किनारे बैठ गई। तुम्हारी नाजुक सी गर्दन पे। उसने अपने दोनों हाथ वर्षा के गले पे रखे, थोड़ा जोर दिया और मुस्कुराकर पूछा, दबा दूं? बड़ी संवेदनशील कातिल हो। वर्षा हंसी। मकतूल से उसकी मर्जी पूछ रही हो? शिवानी ने दबाव थोड़ा बढ़ा दिया, फिर थोड़ा और। दोनों मुस्कुरा रही थी, पर वर्षा को अब सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। चेहरे पे तनाव झलक आया था। अलविदा, शिवानी बोली। खुश रहो अहले वतन। वर्षा ने आंखें बंद कर ली। जैसे थककर शिवानी ने हाथ पीछे हटा लिए। बधाई वर्षा। वह मुस्कुराई, पर पारदर्शी उदासी की छाया छलक गई। वर्षा ने सवालिया निगाह से देखा।
अगली सालगिरह को दूसरे उत्सव के रूप में मनाए जाने की बधाई। वर्षा ने गहरी सांस ली। कुछ कहे पर क्या, पर अगर चुप रहे तो शिवानी को कैसी गलतफहमी रह जाएगी, पर कहे तो कैसे। संबद्ध लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, वर्षा ने अटकते हुए कहा। कुछ पलों का विराम रहा, फिर शिवानी सहसा सिसकने लगी। फिर दोनों हाथों में मुंह छुपा लिया। रुदन में विवश और शर्मिंदगी की रंगत थी, जैसे उड़ते उड़ते कपोत की पंख की अक्षमता के कारण किसी टहनी पे बसेड़ा लेना पड़े। शिवानी, वर्षा ने बांह पकड़ के उसे खींचा। शिवानी मुड़ी और जैसे भीगी आंखें दिखाने की शर्म से बचने के लिए मुंह वर्षा के वक्ष में छिपा लिया। वर्षा ने अपनी उंगलियां उसके बालों में उलझा ली। तुम्हारा मन हल्का करने के लिए मैं क्या करूं? तुम भी मेरी तरह मजबूर हो। कुछ पलों के बाद शिवानी सीधी हुई और आंसू पोंछे। माफ करना, यह आइटम मेरे कार्यक्रम में नहीं था, पर एकाएक जब्त नहीं रहा और यहीं से वर्षा क्रम से बेसुध होने लगी। सुबह 8 बज चुके थे जब वर्षा की नींद खुली। आंखें खुली, को कॉर्निस पर दिव्या की तस्वीर दिखाई नहीं दी, उसकी जगह खिड़की का पर्दा लहरा रहा था। वर्षा चिहुक कर सीधी हुई। हे भगवान, विस्फोरित आंखों से अनायास देखा उसने शिवानी के बिस्तर पर सारी रात गुजार दी। बगल के तकिए पर शिवानी के सिर पर ताजा दबाव था और एकाएक मन में आशंका की हिलोर उठी। सहगल परिवार क्या सोचेगा। वर्षा ने ठंडी सांस ली, फिर बाल संभालने को हाथ उठाए और हतप्रभ रह गई। वह ब्रा के बिना शिवानी की नाइटी पहने थी। गुड मॉर्निंग। हाथ में चाय का कप लिए सजी संवरी शिवानी आई। वर्षा ने इस प्रकार की शर्म का अनुभव पहली बार किया था। लो चाय पियो और तैयार हो जाओ, फिर गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करते हैं। रात को कुछ खाया नहीं, पेट में बिल्कुल वैक्यूम है। तुमने क्यों नहीं खाया? कप लेते हुए वर्षा बोली। मेरी मेहमान सो गई तो मैं कैसे खाती। शिवानी उसके बगल में बैठ गई, ताज़ा ताज़ा नहाई, सुगंधित। वर्षा ने चाय का घूंट लिया। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा क्या हो गया? पारदर्शी नाइटी पर पल भर शिवानी की दृष्टि ठहरी रही। वर्षा ने शिवानी को लाज की मुस्कान से देखा। तुम्हारी लैंडलेडी को मैंने फ़ोन कर दिया था। सच? वर्षा ने दिलासे के स्वर में कहा। हाँ, एक छूट मैंने ज़रूर ली थी तुमको नाइटी पहनाने की। शिवानी चंचलता से बोली। पर विश्वास रखो, मैंने तुम्हें छुआ नहीं। इसे एक क्षण शिवानी उसे मोहक और प्रिय लगी। सुकुमार ने 3 विकल्प बताए हैं। आराम कुर्सी पर लेटे हुए रीटा बोली। वह सामान्य थी, बस चेहरे पे 3 चिप्पियाँ लगी हुई थी। एक रास्ता तो यह कि रीटा बच्चा व आया के साथ दिल्ली में रहे, सुकुमार बोले। पर किसी और जगह। इस फ्लैट में मेरे एक सहयोगी आएंगे। 2-3 महीनों में आता जाता रहूंगा। कम से कम 3 साल मुझे दार्जिलिंग रहना होगा। यह सुझाव कारगर नहीं है, रीटा ने वर्षा की ओर देखते हुए स्थिर स्वर में कहा। नंबर 1, 2 एस्टेब्लिशमेंट हमारे लिए बहुत महंगे होंगे, प्रमोशन का कोई फायदा नहीं रहेगा। नंबर 2, मैं बच्चे की जिम्मेदारी अकेले नहीं संभाल सकती। आधी रात को कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं कहाँ भागूंगी। नंबर 3, मैं सुकुमार के बिना 1 हफ्ता नहीं रह सकती। 3 साल अलग रहने के ख्याल से ही मेरा कलेजा कांप जाता है। साथ ही सुकुमार को नकली ढंग से टपटते हुए जोड़ा। इतराने की जरूरत नहीं, सीधे बैठो। दूसरा सुझाव क्या है? वर्षा ने पूछा। मैं बच्चे को अपने साथ ले जाऊं। व्यवहारिक रूप से यह सरल है, पर इसे भी निभाना संभव नहीं, रीटा बोली। इससे मेरी स्थिति बहुत संगीन हो जाती है। दिन भर मैं रिपटरी में रिहर्सल करूं और रात भर मैं अकेली बिस्तर पर रोऊं। आगे वर्षा ने सुकुमार को देखा। मैं यह प्रमोशन स्वीकार न करूं, सुकुमार दबी आवाज में बोले, नीचे देखते हुए। वर्षा, मैंने ऑफिस में 2-3 शुभचिंतकों से बात की है। रीटा ने ठंडी सांस ली। इससे सुकुमार के करियर पे बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं, 1 दर्जन लोगों में से सुकुमार को चुना गया है। नंबर 2, साल भर बाद फिर तबादला होगा, तब क्या करेंगे। कुछ क्षण मौन रहा। बस सोते हुए बच्चों की समतल सांसों की आवाज़ थी। मुझे बांके बिहारी दीक्षित कहते हैं, PCS खुर्जा। त्रिवेणी कैफे में सफारी सूट और चश्मे वाले दुबले युवक ने हाथ जोड़े। यह मेरी बड़ी बहन है, कुमारी चंद्रिका देवी, प्रधानाध्यापिका, छज्जूमल कन्या महाविद्यालय खुर्जा। वर्षा ने नमन के साथ कुर्सियों की ओर संकेत किया। बैठिए। और वह अपनी कुर्सी पे फिर बैठ गई। दोपहर को रिपटरी में फ़ोन आया था। मैं बांके बिहारी दीक्षित PCS खुर्जा बोल रहा हूँ। कहिए। उसकी समझ में न आया यह कौन सा प्राणी है। दीनदयाल जी ने आपसे बात की होगी। कौन से दीनदयाल जी? उसने सोचा। गनीमत हुई। कहाँ नहीं? आपके जीजा जी। ओह हाँ। वर्षा को शाहजहाँपुर स्टेशन की याद आ गई। पिछली बार जब मैंने फ़ोन किया तो आप किसी रिहर्सल में व्यस्त थी। वर्षा को याद आ गया कुछ समय पहले वह टालने में सफल हो गई थी। कोशिश तो इस बार भी की थी, पर वह 5 मिनट दर्शन के लिए रिपटरी में आने को ही उतावले थे। वहाँ यह तमाशा दिखाना वर्षा को मंजूर नहीं था। क्या लेंगे आप? वर्षा ने पूछा। मैं तो काफ़ी ही पीती हूँ, बहन बोली। वर्षा ने वेटर को कॉफ़ी के लिए कह दिया। हमारे परिवार में बस हम ही दोनों हैं, बांके बिहारी बोले। बहन जी ने ही मुझे पाला है, मेरी खातिर इन्होंने विवाह भी नहीं किया, तो कर लेंगे। अनमोल भूषणों और भास्करों की कमी नहीं है, वर्षा ने सोचा।
बहन मुस्कुराई। कर्तव्य का पालन व्यक्ति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना क्षत्रिय के लिए शस्त्र और वैश्य के लिए व्यापार बुद्धि है। ऐसा किसी संस्कृत कवि ने कहा है। ब्राह्मण और शूद्र की आवश्यकता को कविवर क्यों भूल गए? वर्षा ने सोचा। क्या आपका विषय संस्कृत है? उसने पूछा। जी हाँ। जिज्जी से मालूम हुआ था कि आपके पिता भी संस्कृत के अध्यापक हैं। बाके बिहारी बोले। अनेकानेक सुयोग मिल रहे हैं आप दोनों की। बहन ने अनुमोदन किया। भैया भी साहित्यिक रसी और कला अनुरागी हैं। इतना बड़ा अवसर है, किंतु पुस्तकालय नियमित रूप से जाता है। नृत्य, रंगमंच, संगीत सभी विद्याओं का ज्ञानी है। वेटर ने कॉफी के प्याले रखे। वर्षा अपने प्याले में चम्मच चलाती रही। दोनों भाई बहन लगभग एकाग्र भाव से उसे देखते रहे। वर्षा को लगा जैसे वह कपूर हट्टी में रखा आभूषण है। वर्षा जी, अब मैं आपसे कुछ कहूँ तो यह सूर्य को दीपक दिखाना ही होगा, बहन बोली। भैया के लिए बड़े बड़े घरों से प्रस्ताव आ रहे हैं, किंतु यदि कलाकार को कला मर्मज्ञ मिले तो सर्वोत्तम है। फिर यदि उत्तर प्रदेश की विभूति उत्तर प्रदेश में ही रहे तो इसे सोने पे सुहागा ही कहा जाएगा। क्षेत्रीयता की ऐसी टुच्ची मनोवृत्ति वर्षा ने पहली बार देखी थी। वह एकटक प्याले को ताकती रही जैसे वहाँ जीवन का कोई गूढ़ भेद छिपा हो। आजकल आपकी कौन सी रिहर्सल चल रही है? बाके बिहारी ने पूछा। लुक बैक इन एंगर। बहुत गंभीर रचना है, वह प्रशंसा के स्वर में बोले। नई पीढ़ी की हताशा का मर्म को छूने वाला आकलन। वही पुस्तक जो डीएसपी साहब ले गए थे? बहन ने पूछा। नहीं, वह तो ए मैन फॉर ऑल सीजन्स है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद बहन टॉयलेट को चली गई। झेलो, अब वर्षा ने सोचा, और मन ही मन जीजा जी को लिखे जाने वाले पत्र का मसौदा बनाने लगी। मुझे यह लिखते हुए खेद हो रहा है कि जाबाज बाके बिहारी दीक्षित पीएस खुर्जा के साथ मेरे वाइब्स ठीक नहीं रहे। जब 10 मिनट के चायपान की ऐसी स्थिति है तो 35 वर्ष के जीवन यापन की स्थिति क्या होगी, आप समझ सकते हैं। वर्षा जी, अच्छा तो यह होता कि हमें एक दूसरे को थोड़ा जानने का अवसर मिलता। वाकई उन्होंने थोड़े अर्थपूर्ण ढंग से अधूरा छोड़ दिया। मुश्किल यह है कि मुझे अपने आप को जानने का अवसर नहीं मिल पाता। वर्षा फीके ढंग से मुस्कुराई और जताकर घड़ी देख ली। मैं आपको बता दूं कि मैं उदार और विशाल हृदय हूँ। मैं वैवाहिक संबंध में 2 व्यक्तियों के बराबर प्रस्फुटित होते जाने का पक्षधर हूँ। पल भर उसे देखकर वह बोले। आप विवाह को 2 आत्माओं का मिलन तो मानती ही होंगी। मैं 2 प्रेतात्माओं का मिलन मानती हूँ, वर्षा ने सोचा। खुर्जा में रंगमंचीय गतिविधियों की पूरी संभावनाएं हैं। मेरे पास बहुत अच्छे संपर्क हैं। वैसे भी मेरे पद के कारण हमें अनेक प्रकार की सुविधा मिलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारा नाट्य दल बहुत सफल होगा। हाँ, मैं शाहजहाँपुर से जान बचाकर इसीलिए तो भागी थी कि खुर्जा में जाकर बस जाऊँ, वर्षा ने सोचा। तो आपका क्या निश्चय रहा? बाके बिहारी आश्वस्त ढंग से मुस्कुराए। वर्षा चमत्कृत हुई कि किसी व्यक्ति की इच्छाएं ऐसी सुविचारित हो सकती हैं। कोई अपनी दी गई भौगोलिक सीमाओं के भीतर उपलब्ध स्रोतों के साथ इस तरह अपनी इच्छाओं का यथासंभव समन्वय कर सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी तरह संदेह एवं अनिश्चय को परे हटाकर खुशियों की न्यूनतम गारंटी ले लेता है। मुझे विचार करने के लिए थोड़ा समय दे, वर्षा धीरे से बोली। और कोई रास्ता नहीं है वर्षा। विवशता में रीटा की आंखें सजल थी। इंजन ने सीटी दी। आया बच्चे के साथ सीट पे बैठी थी। सुकुमार प्लेटफॉर्म पे सिगरेट सुलगा रहे थे। कुछ सहयोगियों और उनकी पत्नियों से घिरे। जेफरसन, इंडिया के हीरो बन गए सुकुमार। रीटा का स्वर था कि उसे व्यंग भी समझा जा सकता था और प्रशंसा भी। वर्षा रीटा का छोटा सा नोट डॉक्टर अटल को देने गई थी। आपने अपना वादा निभाया। मैं ही दुर्भाग्यशाली हूँ जो इस योग का लाभ नहीं उठा सकी। डॉक्टर अटल के पूछने पर वर्षा ने थोड़े शब्दों में स्थिति बता दी थी। वर्षा को बिठाकर उन्होंने एक पुर्जा लिखा था। रीटा ने उनका संदेश पढ़कर सुना दिया। जीवन जिस रूप में सामने आए निभाना चाहिए। बहादुर बनो, शुभकामनाओं के साथ। कुछ साल पहले जब मैं चंडीगढ़ से आई थी तो कैसे अरमान थे मेरे। रीटा के मुंह पे आत्मिक पीड़ा की मुस्कान थी। तब कभी सोचा था कि मैं एनएसडी से इस तरह विदा लूंगी। अपने प्रतिद्वंदी के वॉकआउट कर जाने पर मुझे सचमुच दुख है, वर्षा बोली। पल भर दोनों की दृष्टि रही। प्रतियोगिता का ऐसा करुण परिणाम भी होता है, यह तो पराजय से भी बदतर है, उसने सोचा। इंजन ने लंबी सीटी दी। वर्षा खिड़की के पास आई और 2 मुँहे बच्चों को हिदायत दी। मम्मी का ध्यान रखना। वह टुकुर टुकुर वर्षा को देख रहा था। गाड़ी खिसकने लगी। वर्षा, तुम गर्मियों में हमारे पास आ रही हो, रीटा बोली। वर्षा ने सिर हिलाया। वर्षा, अपना एक रहस्य बताऊं? दरवाजे में खड़ी रीटा किंचित तनाव से कह रही थी। खिसकती ट्रेन के साथ वर्षा चली। मैंने सोचा था 2 फ्रेंड्स में हम दोनों साथ साथ काम करेंगे। मैं संगीतकार वर्जीनिया बनूंगी और तुम गृहस्वामिनी बन जाने वाली लीडिया, और मैं स्टेज पे तुमको अपने से 19 ठहरा कर रहूंगी। पर देखो, मैं महान अभिनेत्री बनते बनते गृहस्वामिनी बनकर रह गई। प्रतिशोध में रीटा की छोटी भूमिका से वर्षा बहुत प्रभावित हुई थी। हर्ष के साथ के एक दृश्य में रीटा ने क्रोध और करुणा का ऐसा मर्मस्पर्शी दृश्य अभिनीत किया था कि वर्षा की आंखें सजल हो गई थी। उसे कचोट इस बात की रही कि सिर्फ एक नाट्य समीक्षक ने एक पंक्ति में रीटा को सामान्य नोटिस लिया था। यह चुलबुली लड़की ऐसी संजीदा भूमिका भी निभा सकती है, वर्षा ने मध्यम ईर्ष्या के साथ सोचा था। पटरियों की खट खट के साथ वर्षा भीगी मुस्कान से रीटा को देखती रही, जो मोड़ के साथ साथ ओझल होने लगी थी।
दीदी हम आए, पिंकी ने पुकार लगाई। स्टेशन से लौटकर वर्षा गुमसुम बैठी थी। आओ ना। उठते हुए उसने देखा कि पिंकी के पीछे श्री सहगल और सतवंती भी खड़े हैं। वर्षा, जीवन में यूँ होता है कि पत्नी की बात भी रखनी पड़ती है। श्री सहगल कुछ हमायाचना के स्वर में बोले। फिर हुआ ऐसा कि सतवंती ने इतने सालों में पहली बार कोई इच्छा प्रकट की। इसी तरह समस्या का एक निदान भी निकल आया लगता है। उन्हें देखते ही वर्षा आशंकित हो गई थी। अब थोड़ी सांत्वना मिली पर उलझन बनी रही। सतवंती अपनी बैठक का इस्तेमाल नाम के लिए ही करती है, तुम उसमें शिफ्ट हो जाओ। खाना सतवंती की रसोई में ही बना लिया करना। किराए के तौर पे 200 रुपये सतवंती को ही दे देना। श्री सहगल ने खिसियानी मुस्कान दी। यह बंदोबस्त मेरी पत्नी को भी पसंद है। वर्षा जी, हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सतवंती ने भरी भरी आंखों से उसकी ओर देखा। मुझे आपका बड़ा सहारा है। वर्षा ने पल भर विचार किया। फिलहाल इससे अच्छा विकल्प उसके सामने नहीं था। आप लोगों ने भी मुझे बहुत सहारा दिया है, उसने हल्की मुस्कान से कहा। वर्षा का पता तो वही रहेगा, पर वह ऊपर से एक फ्लोर नीचे आ जाएगी। आज यहीं तक। आगे की कथा हम फिर सुनेंगे। बाय।